नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जवाहर नवोदय विद्यालय बुलढाणा, डीजी भटकर, पीजीटी इतिहास, कक्षा 11वीं, विषय इतिहास, अध्याय 3, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। सवी ईस्वीसन पूर्व से 1300 ईस्वी का कालखंड, भाग 3, श्रमिकों पर नियंत्रण। हम इसमें आपको श्रमिकों पर नियंत्रण का एक ही पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं। रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकतर श्रम दासों के द्वारा किया जाता था और भूमध्य सागर और निकटवर्ती दोनों क्षेत्रों में दासता की जड़ें बहुत गहरी थी और 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म राज्य धर्म बनने के बाद इस गुलामी की प्रथा को कई गंभीर चुनौती नहीं दी। इसका अर्थ यह नहीं कि रोम अर्थव्यवस्था में अधिकतर श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था, तथापि ये बात गणतंत्रीय काल इटली के मामले में सही हो सकती है, किंतु सम्राट साम्राज्य की ऐसी स्थिति में नहीं थे जैसा जहां अगस्टस के शासनकाल में इटली की कुल आबादी 75 लाख थी, लेकिन इसमें से 30 लाख दास थी। तो इसी प्रकार लेखक ने जमींदारों के ऐसे संदर्भ में मूल गुलामों का इस्तेमाल न करने से सलाह दी कि जहाँ फसल कटाई के लिए उनकी बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता हो अथवा स्वास्थ्य को मलेरिया जैसी बीमारियां नुकसान पहुंच सके, ऐसे विचार दासों के प्रति सहानुभूति बल्कि हिसाब किताब पर आधारित थे। उच्च वर्ग दासों के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार तो साधारण लोग दासों के प्रति सहानुभूति का व्यवहार करते थे। इस कालखंड में की एक प्रसिद्ध घटना देखिए। इतिहासकार कहते हैं कि जब पहली शताब्दी में शांति प्रस्थापित होने के साथ साथ लगी थी, तब दास श्रम प्रयोग करने वाला को दास प्रजनन अथवा वेतनभोगी मजदूरों जैसी विकल्पों का सहारा लेना पड़ता था। वेतनभोगी मजदूर सस्ते व पड़ते थे, उन्हें आसानी से छोड़ा और रखा जाता था। वास्तव में रोम साम्राज्य के निर्माण कार्यों पर स्पष्ट रूप से मुख्य श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया गया। यहाँ पर दास श्रम का बहुयात प्रयोग महंगा पड़ता था। भाड़े के मजदूर, विपरीत गुलाम मजदूर, दास श्रम, भाड़े का श्रम, गुलाम श्रमिकों को रखने की लागत बढ़ जाती थी। इसलिए संभवतः भाड़े के मजदूर और गुलाम मजदूर की स्थिति एक प्रकार से दयनीय थी। व्यापार प्रबंधकों को रूप में व्यापक रूप में नियुक्ति करने लगे और मालिक अक्सर अपने गुलाम को अथवा यहाँ स्पष्टता उनको अपनी ओर से व्यापार चलाने की पूंजी तक की पूरा कारोबार सौंप देते थे। रोमन कृषि विषयक लेखों ने श्रम प्रधान और बहुत ध्यान दिया। दक्षिण स्पेन से आए पहली शताब्दी के लेखक
कोलुमेला कोलुमेला ने सिफारिश की थी कि जमींदार अपनी ज़रूरत से दुगनी संख्या उपकरणों और औजारों का सुरक्षित भंडार रखना चाहते थे ताकि उत्पादन लगातार होता रहे, क्योंकि दास संबंधी श्रम समय की हानि के साथ मंदों की भी लागत अधिक हो जाती है और नियोक्ताओं की ये आम साधारण बात थी। इसलिए मुक्त तथा दास दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे दलों विभाजित कर दिया जाना चाहिए। कोलुमेला ने 10 श्रमिकों से समूह बनाने की एक सिफारिश की थी और दावा किया कि इन छोटे समूहों ये बताना अपेक्षाकृत आसान होता है कि उनमें से कौन काम कर रहा है और कौन काम चोरी कर रहा है। उन दिनों श्रम प्रदान पर विस्तार की विचार किया जा सकता है और कोलुम ने इस प्रकार की सिफारिश की थी। मुक्त तथा दास दोनों का निरीक्षण और दास समूह की स्थिति के बारे में प्रकृति विज्ञान लेखक ने दास समूह के प्रयोग की ये कहकर निंदा की और आयोजित करने का सबसे खराब तरीका, क्योंकि इस प्रकार अलग अलग समूहों में काम करने वाले दासों को आमतौर पर पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था। ऐसे तरीके कठोर और क्रूर प्रतीत होते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि आज विश्व में अधिकतर फैक्ट्रियां श्रम नियंत्रण के कुछ ऐसे ही सिद्धांत लागू करती है। वास्तव में रोम साम्राज्य में कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने भी इसे भी अधिक कड़े नियंत्रण लागू कर रखे हैं। वरिष्ठ प्लिनी से सिकंदरिया फैक्ट्री फ्रेंस यानी सुगंधित राल फैक्ट्रिया की हालत का वर्णन किया और जहाँ की उनके अनुसार कितना ही कड़ा निरीक्षण रखे तो पर्याप्त प्रतीत नहीं होता था। कामगार के एप्रोनों पर एक सील लगा दी जाती थी और उन पर सिर पर एक गहरी जाली वाला मास्क या नेट पहनना पड़ता था और उन्हें फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए अपने सभी कपड़े उतारने पड़ते थे। कृषि श्रमिक अवश्य ही थके थके रहते थे और उन्हें नापसंद करते थे। तो 398 का कानून के तहत संभवतः यह बात अधिक फैक्ट्री में कारखानों लागू पड़ी और 398 के कानून में यह कहा गया कि कामगारों को दागा जाता था ताकि यदि वो भागने और छिपने का प्रयास करें तो उन्हें पहचान सके। मतलब जैसे पशु को दागा जाता है, उनके कान में बिल्ले रखे जाते हैं छेद डालकर, उसी प्रकार कई निजी मालिक कामगारों को साथ ऋण सुविधा के रूप में भी करार कर लेते थे ताकि वो दावा कर सके कि उसके कर्मचारी ज़्यादातर कर्जदार हैं और इस प्रकार अपने कामगारों पर नियंत्रण रखने के लिए कानून बनाए थे। अगस्टीन के पत्र से जानकारी हाल में ही मिलती है। तो पत्र से हमें जानकारी इस प्रकार मिलती है कि कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेचकर बंधुआ मजदूर बना देते थे। मतलब बच्चों को बेचा जाता था, बंधुआ मजदूर बना देते थे, उसके पैसे पर ही अपना गुजारा चलाते थे। और वकील मित्र से पूछा कि पिता की मृत्यु के हो जाने के पर क्या हो, तो इसे इस प्रकार की स्थिति का वर्णन मिला। बच्चों को आज़ाद किया जाता था और ग्रामीण ऋणग्रस्तता और अधिक व्यापक थी। इस कर्जदारी का उदाहरण इस घटना से मिलता है 66
ईस्वी के जबरदस्त यहूदी विद्रोह में क्रांतिकारियों ने जनता का समर्थन प्राप्त किया था। साहूकारों के ऋण पत्र से बॉन्ड नष्ट कर दिए थे, छिन्न भिन्न कर दिए थे। फिर भी इस संबंध में सही स्थिति समझने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए और सीधे इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। दासों की स्थिति में एनस्टेसियस ने ऊंची मजदूरियों को देखकर और समूचे पूर्वी क्षेत्रों में श्रमिकों को आकर्षण करके 3 सप्ताह से भी अधिक कम समय वे पूर्व सीमांत क्षेत्रों में दारा शहर का निर्माण किया। और कुछ दस्तावेजों में से हम यह अनुमान भी मिलता है कि 6वीं शताब्दी तक भूमध्य सागरीय क्षेत्र में विशेषकर पूर्व भाग में वेतनभोगी श्रमिक कितने अधिक फैले हुए थे। और बंधुआ मजदूर के लेसन में हमने इसकी जानकारी ली 10th क्लास में, और भी इसके अगले लेसन में जानकारी लेंगे। ये आपका अध्यापन एक ही पॉइंट का मैंने लिया। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य तीसरा भाग है। मूल्यांकन के लिए प्रश्न, इटली में 75 लाख आबादी में कितने लाख दास थे। दूसरा प्रश्न, उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करते थे। तीसरा प्रश्न, कोलुमेला के सिफारिश को बताओ, उसने किस प्रकार की सिफारिश की। चौथा प्रश्न, 398 के कानून दासों पर किस प्रकार लागू किया था, उन कानून का वर्णन कीजिए। आपको गृह कार्य के लिए प्रश्न है। अगर कुछ समस्या है तो हम गूगल ऐप पर बात करेंगे, ग्रुप ऐप पर। गृह कार्य के लिए प्रश्न है, रोम साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण का वर्णन कीजिए। अध्यापन समाप्त हुआ।